प्रणाम। आज चर्चा करेंगे सर्वाइकल या कहें सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हमें लगातार गर्दन में पेन महसूस हो, कंधों में, हाथों में, कोहनियों में, कलाई में और धीरे धीरे हाथों की उंगलियों में महसूस होने लगे या पूरे हाथ में हमें नमनेस महसूस होने लगे, या इसके अलावा कहें कि चक्कर आना है, लड़खड़ाना है, घबराहट होना आदि, अगर ऐसे लक्षण अगर हमें रूटीन में दिखाई पड़ते हैं तो हम कहते हैं कि इसे सर्वाइकल हो गया, ये सर्वाइकल के लक्षण हैं। पर एक्चुअल में सर्वाइकल है क्या? हमारे शरीर में जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसके अंदर 33 मनके होते हैं। उन 33 मनकों के अंदर 7 मनके सर्वाइकल के लिए होते हैं। तो उन मनकों को हम वर्टिब्रे भी बोल देते हैं। तो इन वर्टिब्रे के बीच में इंटरवर्टिबल डिस्क होती है। तो कोई भी कारण से वो जब डैमेज हो जाती है तब हमारी जो नर्व होती है वहाँ पर, उस नर्व पर दबाव आ जाता है, कंप्रेशन आ जाता है उस पर। उसकी वजह से क्या होता है, हमें रेडिएटिंग पेन महसूस होता है, टिंगलिंग महसूस होती है, नमनेस महसूस होता है, वीकनेस महसूस होती है, और इसे हम सर्वाइकल कह देते हैं या फिर स्लिप डिस्क भी कह देते हैं। अलग अलग प्रकार के नर्व पे दबाव से अलग अलग प्रकार का दर्द हमें महसूस होता है। जैसे C2 और C3 नर्व पर अगर दबाव रहता है तो हमारा जो दर्द है वो सिर की ओर रहता है, जैसे चक्कर आना, सिर में बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होना। अगर C5, 6, 7 और C8 आदि नर्व पर अगर दबाव रहता है तो ये नीचे की ओर गमन करता है दर्द, हमारे कंधों में, हाथों में, उंगलियों में, और कभी कभी पूरे जो पैरों तक ये दर्द हमें देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में हम सर्वाइकल को डिटेल से समझेंगे कि सर्वाइकल क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, अगर हो गया है तो उसका इलाज कैसे करें। तो बने रहेंगे अंत तक। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है व्हाट इज़ सर्वाइकल, सर्वाइकल है क्या। दूसरा पॉइंट है व्हाट आर द टाइप ऑफ सर्वाइकल, सर्वाइकल के कितने प्रकार है। व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ सर्वाइकल, सर्वाइकल के कारण क्या है। व्हाट इज़ द सिम्टम ऑफ सर्वाइकल, सर्वाइकल के लक्षण क्या है, और अंत में उसका ट्रीटमेंट क्या रहेगा सर्वाइकल का। व्हाट इज़ सर्वाइकल, सर्वाइकल है क्या। गर्दन की हड्डी शरीर की उन हड्डियों में शामिल है जिनका इस्तेमाल है वो बार बार होता है। अब भले ही आप लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, फ़ोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, योगिक एक्टिविटी कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, फिज़िकली मूवमेंट कर रहे हैं जिससे गर्दन ज़्यादा यूज़ होती है, स्टडी कर रहे हैं, मशीन ड्राइव कर रहे हैं, साइकिल है या गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी, तो सर्वाइकल नर्व पर दबाव आने से कान के नीचे, गर्दन, कंधे, बाजू, कोहनियाँ, कलाइयाँ और हाथों की उंगलियाँ इफेक्ट होती है, और संभावित जितनी भी मसल्स है उनमें पेन होने लगता है। और अगर ये पेन निरंतर रहे तो इसमें स्पाज्म हो सकता है या बहुत ज़्यादा खिंचावट हो सकता है। जैसे कि T1 बोन के पास हम्प दिखाई देने लगता है। आप पिक्चर में देख रहे हैं कि रूटीन में हम किसी को देख के कैसे सर्वाइकल का पता लगा सकते हैं। तो इससे ऐसे जैसे गर्दन के पीछे ये एक तरह का हम्प बन जाता है। जो T1 बोन रहती है वहाँ पर मांस बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, या कहें कि T1 बोन के पास सूजन आ जाती है नाड़ियों में, तो उसके कारण हम इजीली पता लगा पाते हैं कि सर्वाइकल है। और दूसरा, शोल्डर का ऊपर उठा मिलना, कहीं डेल्टोइड मसल्स जो रहती है, कंधे की मसल रहती है, वो भी प्रभावित होती है। कड़कड़ की आवाज़ शोल्डर और गर्दन से आना। अब स्पाइन को समझते हैं थोड़ा, कि बाकी चीज़ों को समझने से पहले थोड़ा स्पाइन के बारे में चर्चा करना ज़रूरी है। तो जैसे कि आप पिक्चर्स में भी देख रहे हैं कि अडल्ट बॉडी में जो है 33 जो मनके होते हैं हमारे, जिन्हें वर्टिब्रे भी कहते हैं, और इनमें से 7 सर्विकल बोन रहती है, 7 सर्वाइकल के जो मनके वो रहते हैं, 12 थोरासिक, 5 लंबर, 5 सैक्रम और 4 कॉक्स, जो ये अलग अलग हड्डियाँ जो है इस तरह डिवाइड होती है 23। अब यहाँ पर सर्वाइकल की चर्चा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम सर्वाइकल को ही लेके चलेंगे, बाकी जो डिस्कशन है वो आगामी वीडियो में हम करेंगे। अब ये हड्डियाँ या कई वर्टिब्रे या फिर मनके, कुछ भी बोल सकते हैं, ये 7 है, और इनके बीच में 6 कार्टिलेज या इंटरवर्टिबल डिस्क कह सकते हैं इसे, ये होती है, और 8 नर्व होती है। इस वीडियो में हम सर्वाइकल की चर्चा करेंगे तो हम सर्वाइकल की ही हड्डियों के बारे में जानेंगे। जो सर्वाइकल की, इन्हें हड्डियाँ भी कह सकते हैं, इन्हें मनके भी कह सकते हैं, और इन्हें वर्टिब्रे भी कह सकते हैं। तो इन हड्डियों के बीच में ही एक गद्देदार हड्डियाँ होती है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है, या फिर इन्हें इंटरवर्टिबल डिस्क भी कहा जाता है। और सर्वाइकल एरिया के अंदर 8 नर्व होती है जिन पे दबाव आता है, सोजिश आती है, अलग अलग सिम्टम रहते हैं सर्वाइकल के, तो जानेंगे इस वीडियो में। तो इंटरवर्टिबल डिस्क
जो अभी जो मनके हैं उनके बीच में ये डिस्क जो पाई जाती है, यह हमारी नाक और कान की हड्डी जितनी कोमल होती है, और यह एक तरह से कुशनिंग का काम करती है हमारे जो हड्डियों के बीच में। शॉक जो झेलने का काम ये करती है, जो हमें झटके से बचाती है। और इन्हीं इंटरवर्टिबल डिस्क में एक फ्लूइड भरा होता है जो एक जेली सब्सटेंस होता है, और इसी इंटरवर्ट डिस्क के डैमेज होने से स्पाइन के बीच या साइडों में नर्व रहती है, जिनके प्रेस होने से सर्वाइकल का पेन होने लगता है। अब ये नर्व है, ये C1 से लेकर C8 होती है। ये रिस्पॉन्सिबल रहती है अलग अलग जगह के पेन के लिए। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि C1 से हमें क्या चीज़ प्रभावित होती है, C2, C3 इसी टाइप में नर्व पे दबाव आने से हमें क्या क्या जो सिम्टम दिखाई पड़ते हैं सर्वाइकल के। अब आता है टाइप ऑफ सर्वाइकल, सेकंड पॉइंट। कुछ मुख्य जो सर्वाइकल के टाइप है, तो सबसे पहला टाइप है डिस्क हर्निएशन बोल देते हैं, दूसरा डिस्क बल्जिंग बोल देते हैं, तीसरा डिस्क डीजनरेटिंग बोल देते हैं, डीजनरेशन बोल देते हैं। ये कुछ कॉमन जो है टाइप है। आप अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको या तो डॉक्टर सर्वाइकल के या तो आपको एक्सरे के लिए बोलेंगे या फिर आपको MRI के लिए बोलेंगे, तो वो अच्छे से बखूबी इन चीज़ों को समझ पाते हैं और आपके ये वहाँ पर शो होती है चीज़ें। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जैसे मैंने बताया डिस्क हर्निएशन। डिस्क हर्निएशन है क्या? तो ऊपर जैसे मैंने बताया कि मन के होते हैं, मनकों के बीच में क्या होता है, इंटरवर्टिबल डिस्क होता है। तो मेन तो वही होता है, उसी को समझेंगे हम। इंटरवल जो डिस्क मैंने बताया, उसके जो बाहर का खोल होता है उसे एनुलस कहा जाता है, और इसका एक बीच का एक सॉफ्ट पार्ट है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। तो न्यूक्लियस वही है जिसमें एक जेली सब्सटेंस भरा होता है। तो अक्सर होता क्या है, वेट उठाने से, गिरने से, एक्सीडेंट से, ओबेसिटी से, या डीजनरेट जो उम्र के बीतने के साथ साथ या कुछ और कारण रह सकता है, जिसके कारण जो ये न्यूक्लियस मैंने बताया है, ये जो द्रव है ये बाहर आ जाता है, जो बाहर का जो मैंने एनुलस बताया उसके फटने से। फिर वही ये नर्व पे दबाव लेके आता है और रेडिकुलर पेन, टिंगलिंग, नमनेस, वीकनेस आने लगती हैं। यहाँ हर्निएशन भी 3 तरह से होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ये जो पिक्चर है उसमें अगर नर्व के बीच में दबाव आए तो पेन नीचे की ओर होगा, गर्दन और नीचे की बॉडी, पैरों तक यह दर्द आता है। और पिक्चर B में आप देख पा रहे हैं तो पेन है वो दोनों, दबाव जो है इसके अंदर नर्व का वो दोनों तरफ आता है। जो स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ भी आता है, और इसके जो लेटरल जो नर्व रहती है वहाँ पर भी। तो इसमें तो पूरी बॉडी में पेन रहता है, सिर में भी पेन रहता है, गर्दन में, शोल्डर में, पैरों में, पूरी बॉडी में। और टाइप उसके बाद आता है C। इसमें कहता है अगर जो दबाव है नर्व की एक साइड की नर्व पे आता है तो बॉडी का एक हिस्सा ही मतलब पेन से रहता है। जैसे कि या तो राइट साइड की गर्दन में पेन है, कंधे में है, हाथों में नमनेस है, या फिर लेफ्ट साइड की। और यह दर्द भी वैसे जैसे मैंने बताया वेरी करता है कि कौन सी नर्व पे दबाव आया है, उंगली तक आया है दबाव, कोहनी तक आया है, या जैसे भी है। अब कुछ इफेक्ट की बात करेंगे, कौन सी नर्व प्रेस होने से क्या प्रॉब्लम आती है। C1 से लेके C8 तक जो सर्विकल नर्व रहती है हमारे जो स्पाइन के साथ अटैच रहती है, तो C1 से अगर C5 के बीच में अगर कोई नर्व प्रेस होती है तो हमें पैरालिसिस होने का खतरा रहता है। आपकी बाजू में, आपके पैरों में, और आपके सर्क्शन करते हैं उनके मसल्स में आपको पैरालिसिस होने का खतरा रहता है। C5 और C6 के अंदर अगर आपकी नर्व जो है इसमें प्रभावित होती है, दबाव आता है, तो इसमें भी जो पैरालिसिस है वो लेग में होने की संभावना बनी रहती है। और पार्शली क्या है, हमारी जो फ्लेक्शन है हमारी आर्म्स की वो कम होने लगती है, ठीक है। तो ये इसमें रहता है। और C6 से C7 नर्व दबाव आता है, तो ये रिस्पॉन्सिबल रहता है कि आपको पैरालिसिस हो सकता है, लेग में हो सकता है, आपकी जो एबिलिटी है रिस्ट को मोड़ने की या हाथ को उठाने की वो आपकी कम हो सकती है। उसके बाद अंतिम C8 और T1 नर्व जो थोरैसिक की जो पहली हड्डी है, तो अगर उस पर अगर ये रहता है तो आपका पूरा इसमें लेग का और जो ट्रंक रीजन रहता है, हाथों का जो एरिया रहता है, वहाँ पर आपके नमनेस दिखाई दे सकती है और आपके हाथ जो है सुनपन हो सकते हैं, पैरालिसिस हो सकते हैं। तो ये कुछ मैंने बताया कि कौन सी नर्व डैमेज होने से एक जो कॉमन से जो हमें सिम्टम दिखाई देते हैं कि आपको डॉक्टर बोलते हैं कि C1 आपकी प्रेस हो गई है, तब करके हाथ में यहाँ दिक्कत है, या C5 हो गई है, या C8 हो गई है। तो उसके बाद सेकंड टाइप है डिस्क बल्जिंग। आपने समझा कि मन के होते हैं, मनकों के बीच में हड्डियां होती है, और उस हड्डी के बीच में कुछ लिक्विड भरा होता है। तो सारा उस हड्डी का ही काम है
तो यहाँ फिर से वही मैं रिपीट करूँगा कि जो इंटरवर्टिबल डिस्क है उसका जो हार्ड शेल होता है प्लस में जो एनुलस होता है, ये दोनों मिलकर अपनी जगह जो है या पोजीशन जो है चेंज कर लेते हैं। या तो लेफ़्ट साइड आ जाएंगे या राइट साइड या बीच में, या कोई ऐसी वो शेप बना लेते हैं जिसकी वजह से नाड़ियों पे दबाव आ जाता है और वो नाड़ियों को लगातार कंप्रेस करते रहते हैं और हमारा वही जो पेन है वो लगातार वैसे ही रहता है। तो जब हम एक्सरसाइज और बाकी चीज़ें करते हैं तो इनका जो आउटर एरिया है, इनर एरिया, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के बाद अपना जो स्थान है ये सही कर लेता है, अपने जो ओरिजिनल पोजीशन को सही बना लेता है। उसकी वजह से इसमें दबाव हटने लगता है नाड़ियों से और हमारा दर्द भी कम हो जाता है। उसके बाद थर्ड टाइप है डीजनरेटिंग डिस्क। तो इसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस भी इसको बोल देते हैं। उम्र बीतने के साथ साथ हमारी हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। हड्डियों या कहें मन के उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगता है और उनके स्ट्रक्चर के चेंज होने के कारण जो उनके अंदर बीच के अंदर जो इंटरवर्टिबल डिस्क रहती है उन पर अतिरिक्त दबाव आता है और उसी के कारण हमारा जो है सर्वाइकल का जो ये सिम्टम यहाँ पर दिखाई देता है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरह हड्डियों की शेप अगर चेंज हो जाती है तो उससे अतिरिक्त दबाव नर्व पर आता है। अब वह दबाव या तो बीच में आएगा नर्व के या फिर साइड के नर्व पर आ सकता है या दोनों तरफ आ सकता है। और जैसे अभी पीछे आपको बतलाया वैसे सिम्टम हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस की कंडीशन बनती है। अब सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस में भी 3 तरह से होता है। एक तो डिस्क डीजनरेशन का इसके अंदर आता है। मनकों के बीच में जो घर्षण से बचाने के लिए जो हड्डियाँ होती है वह घसने लगती है और उनके बहुत ज़्यादा घसने से हड्डियाँ आपस में टकराती है और जिससे कि हमें पेन महसूस होता है। उसके बाद है बोन स्पर्श के अंदर क्या होता है कि ये जो मनके होते हैं इनका शेप बिल्कुल चेंज हो जाता है और इनके जो अतिरिक्त जो है ये हड्डी बढ़ने लगती है, हड्डी निकलने लगती है। यह समस्या अक्सर 60 साल की उम्र के बाद दिखाई देती है, जो कि ज़्यादातर बुज़ुर्गों में होती है जिनकी हड्डियाँ बढ़ने से नसों पे दबाव आता है और इनके कारण पेन महसूस होता है। उसके बाद है लिगामेंट में क्या होता है कि हमारे शरीर की जितनी भी मांसपेशियाँ हैं और हमारे हाथों की पैरों की हरकतें हैं वो इससे प्रभावित होती है। लिगामेंट के कमज़ोर होने से, डैमेज होने से इससे नर्व पे दबाव आता है और हमारे शरीर के जितने भी नीचे के अंग हैं उन पे इफ़ेक्ट आता है, नमनेस आती है और इसी तरह जो भी पेन है, नमनेस है, बाकी समस्याएं सारे सर्वाइकल के जो इसमें देखी जा सकती है। ये ज़्यादातर या तो किसी बीमारी या कोई दवाई, किसी तरह की दवाई खा रहा है या उम्र बीतने के साथ ये दिक्कत हो सकती है। अब नेक्स्ट आप देख पा रहे हैं कि नॉर्मल डिस्क कैसे होती है, हर्निएटेड डिस्क कैसे होती है, बल्जिंग डिस्क कैसी होती है और लास्ट में डीजनरेटिंग डिस्क जो है किस प्रकार दिखाई पड़ती है। तो आप इन चारों में फ़र्क देख सकते हैं। अब सर्वाइकल या फिर स्लिप डिस्क एक ही चीज़ है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट डिस्कस करेंगे, व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ सर्वाइकल। तो एक रिसर्च से हमें पता लगा है कि ज़्यादातर जो सर्वाइकल के जो लोग देखे गए हैं उनमें पोस्चरल या फिर मूवमेंट के सही ना होने से आपको जो है सर्वाइकल की समस्या होती है। अब पोस्चरल मूवमेंट से संबंधित जो भी हमें रूटीन की जो गतिविधियां रहती है, रूटीन के जो वर्क रहते हैं वो इफ़ेक्ट करते हैं हमारे पोस्चर और मूवमेंट को। जैसे कि सोना, अगर हम गलत तरीके से सोते हैं तो कहीं ना कहीं ये कारण बनता है आपके गर्दन में खिंचावट का, दबाव का, स्टिफनेस का। और सोने में भी अगर हम जैसे कि पिलो वगैरह लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेवल अगर उसका वो अप किया हुआ है हमें तो दिक्कत। पिलो का लेवल अगर बहुत ज़्यादा नीचे की ओर रखा है तो हमें दिक्कत। तो कोशिश करें पिलो को थोड़ा एक समतल स्थिति पर रखें, नॉर्मल जो है उसका लेआउट पे रखें ताकि हमें इसकी जो समस्या ना हो। दूसरा पॉइंट रहता है ऑक्यूपेशन। अगर आपका काम सही, अगर यहाँ पर आपका काम भी मैटर करता है कि अगर आप 7 से 8 घंटे की जो आपकी जो जॉब है, आपका काम जो है, अगर आप एक चेयर पे कर रहे हैं जिसमें आपको लगातार गर्दन झुका के रखनी पड़ती है, तो इसमें भी कॉमन है कि आपको नेक पेन होना, स्टिफनेस होनी या सर्वाइकल की समस्या भी होने लगती है। तो ज़्यादातर कंप्यूटर पर काम करने वालों के साथ यह कॉमन सी चीज़ है कि गर्दन में दर्द, शोल्डर में दर्द रहता है।
अगर वो राइट हैंड से अगर माउस वगैरह यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर राइट हैंड में दिक्कत रहती है कि जो कलाई दर्द कर रही है या उंगलियों में दर्द हो रहा है या जो राइट जो हिस्सा है हमारे शरीर का वो ज़्यादा पेन में रहता है। और अगला है वेट उठाने से। अगर गलत तरीके से वेट उठाया जाए तो हमारी मसल्स में खिंचावट आना एक नॉर्मल सी बात है। एक जो सर्वाइकल की जो पीछे हड्डियाँ रहती हैं, मन के रहते हैं, उसके साथ एक मसल रहती है ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। तो ट्रेपेजियस मसल जो हमारी जो है पीछे की मेजर मसल्स के अंदर आती है। अगर बहुत ज़्यादा गर्दन को अगर टिल्ट करके रखते हैं, आगे झुका के रखते हैं, तो उस मसल में खिंचावट आना बहुत एक कॉमन सी बात है। तो वेट उठाना भी कहीं ना कहीं जो इफ़ेक्ट करता है। इसके साथ साथ स्प्लेनियस कैपिटस मसल है, स्प्लेनियस सर्विसिस मसल्स है, और रोम्बॉइड्स माइनर मसल, रोम्बॉइड मेजर मसल, और एक ये जो कंधे वाली मसल है डेल्टॉइड मसल। तो ये मसल्स में अगर खिंचावट रहता है वेट उठाने के कारण, तो सर्विकल जो बोन रहती है वहाँ भी हमारी जो नर्व है वो प्रेशर आता है, दबाव आता है। तो ये भी कहीं ना कहीं नेक स्टिफनेस और सर्वाइकल का कारण बनता है। उसके बाद स्ट्रेस, अगर किसी प्रकार का तनाव हमें रहता है तो तनाव रहने के कारण हमारा शोल्डर जो है वो आगे की ओर झुकने लगते हैं, छाती का हिस्सा थोड़ा पीछे हो जाता है और शोल्डर का जो है शोल्डर आगे होते हैं। तो इस तरह अगर बॉडी पोस्चरल हो जाता है तो ऑक्सीजन का लेवल अपने आप कम होने लगता है। तो ऑक्सीजन का कम लेवल होने के कारण लंग्स सिकुड़ने लगते हैं। जैसे ही लंग्स सिकुड़ने लगे, हमारे जो शोल्डर ब्लेड है वहाँ पर खिंचाव महसूस होता है। तो खिंचाव महसूस होने के कारण जो हमारी सर्विकल बोन रहती है वो नर्व जो है वहाँ पर वही इफेक्ट होती है। तो स्ट्रेस भी इसका सर्वाइकल का कारण बनता है। उसके बाद ओबेसिटी, बहुत ज़्यादा वज़न अगर हमारे बॉडी में है तो अतिरिक्त दबाव मसल्स का हमारे शरीर पे रहता है, जिसके कारण भी हमारे नर्व पे प्रेशर आता है, कंप्रेस होती है, और ओबेसिटी भी इसका कारण बनता है। एक्सीडेंट से अगर कोई चोट इस प्रकार से लग गई है हमारी गर्दन पे या सर्विकल बोन पे, जिसके कारण जो इंटरवर्टिबल डिस्क है वो फट गई है, उसका लिक्विड बाहर आ गया है, गिरने से अगर बाहर आ गया है या एक्सीडेंट से, तो ये भी समस्या रहती है, सर्वाइकल होने के पूरे चांस रहते हैं। नेक्स्ट, उम्र बीतने के साथ साथ वो मैंने बताया कि सर्विकल बोन जो है वो डैमेज होती है, और कार्टिलेज जो है, जो ये नरम हड्डी है, इंटरवर्टिबल डिस्क है, जिसको 2-3 नाम ले देते हैं, उसका भी मतलब वो घिस जाने से वही दबाव रहता है, जिसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं, और ये भी कारण बनता है हमारा सर्वाइकल का। और आज का मेन कारण है मोबाइल या डिजिटल स्क्रीन ज़्यादा यूज़ करना। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करना भी कहीं ना कहीं सर्वाइकल का कारण ही है। अब मोबाइल कैसे इफ़ेक्ट करता है हमारी गर्दन को? हमारी गर्दन की आसपास की जो जितनी मांसपेशियां रहती है वो हमारी गर्दन का भार उठा के रखती है, उन्हें खींच के रखती है, उन्हें बैलेंस करके रखती है। अगर हमारी गर्दन 0 डिग्री पर है तो जितना भी गर्दन का वज़न है वो 5 किलो का वज़न रहता है हमारा मांसपेशियों के ऊपर। तो अगर मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है तो वो गर्दन का जो भार है वो उठा नहीं पाती। इस कारण से सर्वाइकल में होना स्वाभाविक है। 15 डिग्री पर अगर हमारी जो गर्दन है उसको झुकाते हैं तो 12 किलो का वज़न हमारी गर्दन पे आता है। फिर अगर 30 डिग्री पे 18 का, 45 डिग्री पे 22 किलो का वज़न, 60 डिग्री पे गर्दन को झुकाते हैं तो 27 किलो का वज़न हमारी गर्दन पर आता है। और ये रेशो बढ़ता रहता है। हमारी जो नॉर्मल कर्व होती है वो रिवर्स्ड होने लगती है। तो आप बताएं कि अगर गर्दन को इतना ज़्यादा टिल्ट करेंगे तो क्या इंजरी नहीं होगी? तो यह बहुत कॉमन सा कारण है कि मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से सर्वाइकल होता ही है। आप एक्सरे में भी देख सकते हैं कि एक नॉर्मल कर्व कैसे रहता है हमारे गर्दन का, और बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ करना या गर्दन को झुका के रखने से जो कर्व है हमारा नॉर्मल वो कैसे बदल रहा है यहाँ पर। अब चौथा पॉइंट है वो डिस्कस करेंगे, व्हाट आर द सिम्टम ऑफ सर्वाइकल। मेनली जो लक्षण जो देखे गए हैं, एक तो वर्टिगो आना, मतलब चक्कर आना, सिर में दर्द होना, नेक में स्टिफनेस होना, गर्दन में, नेक में दर्द होना, गर्दन हिलाने पर गर्दन की हड्डियों में आवाज आना, शोल्डर पेन होना, और एक रेडिएटिंग पेन होना पूरा बाजू में, आगे हाथों की उंगलियों तक, एक टिंगलिंग सेंसेशन महसूस होना, हाथों में नमनेस महसूस होना, हाथों, बाजू और उंगलियों का सुन्न हो जाना, मांसपेशियों में ऐंठन हो जाना, और कभी कभी हमें देखा गया कि पैरों में भी जो है इम्बैलेंस होता है। अगर पैरों में इम्बैलेंस हो तो ध्यान रखने की इसमें बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमें ऑस्टियोपोरोसिस है और पैरों में अगर बैलेंस नहीं है
तो हड्डी टूटने का भी डर रहता है और फ्रैक्चर होने का पूरी इसमें संभावना बनी रहती है। तो ये कुछ बताया मैंने कॉमन कारण रहते हैं सर्वाइकल के। इससे अगला जो पॉइंट है द ट्रीटमेंट ऑफ सर्वाइकल, तो 5th पॉइंट है ये। मैं सबसे पहले जो हमें जो मेन स्टेप लेना चाहिए सर्वाइकल में, तो हमें सबसे पहले एक्सरे की ओर जाना चाहिए। अगर सर्वाइकल हो गया है या नहीं हो गया है तो उससे पहले एक्सरे करवाते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाता है कि इसमें सर्वाइकल है या नहीं है। तो जिसमें हमें सिर्फ बोन्स का पता लग पाता है कि एक बोन्स का जो नॉर्मल कर्व होता है वो एक्चुअल में वैसे ही है या एक थोड़ा इसको थोड़ा रिवर्स्ड हो गया है। पर ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहता एक्सरे, तो इसमें सिर्फ हमें जो कर्व का पता लग पाता है जो हमारी बोन्स का। उसके बाद डॉक्टर आपको एक्सर सलाह देते हैं कि MRI करवाइए आप। तो MRI में क्या कि सर्वाइकल में पता लग जाता है कि सर्वाइकल है क्या और किस टाइप का सर्वाइकल है। जैसे कि मैंने ऊपर टाइप्स बताए थे कि डिस्क हर्निएशन है, बल्जिंग है या फिर डिजनरेटिंग का इसका जो सर्वाइकल का है। तो इसमें पूरा पता लग पाएगा कि आपको सर्वाइकल का। तो इसमें भी MRI में भी काफ़ी टाइप की होती है, जैसे MRI लुम्बर की होती है, सर्विकल की होती है, थोरासिक की होती है या होल स्पाइन की। वो डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको कौन सा रिकमेंड करते हैं, क्योंकि अगर तो आपकी सर्वाइकल की ही समस्या है तो आपको ज़्यादातर है जो MRI फॉर सर्विकल के लिए बोलते हैं, या फिर होल स्पाइन भी बोल सकते हैं। अगर आपके जो कंधे है, कंधे के नीचे तक पेन जा रहा है तो आपको होल स्पाइन थोरासिक भी बोल सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि सर्वाइकल आपका कैसा है। अब यहाँ पर 3 कंडीशनें बनती है, या तो सर्वाइकल आपको हो गया है या नहीं हुआ है या कुछ और, जिसमें कि आपको नेक का स्टिफनेस या ऐसी कोई आपकी जो है उसमें समस्या जो निकल के आती है MRI वगैरह में। तो अगर नहीं हुआ है सर्वाइकल तो बहुत अच्छी बात है। अगर दूसरा जो कारण है मैंने बताया कि हो सकता है कुछ और हो, जैसे कि नेक स्टिफनेस, जो कि कभी कभार ज़्यादा नेक पर लोड लेने से हो जाता है, या आप कभी कभार ज़्यादा सफ़र कर लें या ज़्यादा काम करने से नेक पे लोड हो जाता है। तो इस पे क्या कर सकते हैं हम, इस पे हम आइस पैकेट अप्लाई कर सकते हैं। आइस पैकेट का मसाज करने से यह दर्द हम निकल जाता है, या रेस्ट करने से जो नेक की स्टिफनेस है, या हल्की फुल्की एक्सरसाइज सूक्ष्म व्यायाम करने से ये जो पेन निकल जाता है। एक और जो लक्षण दिखाई देता है एक जो इसमें स्टिफनेस में, कि एक मायोफेशियल पेन सिंड्रोम होता है, जिसमें अक्सर ट्रिगर पॉइंट बनते हैं आपकी बॉडी के अंदर। तो बहुत सारे ट्रिगर पॉइंट रहते हैं। एक जो सर्वाइकल के केस में तो हमारे नर्व पे दबाव रहता है, लेकिन इसमें ट्रिगर पॉइंट बनता है कि नर्व पे दबाव नहीं आता। एक कई जगह पर ऐसे मतलब दर्द रहता है, जैसे कि एक कॉमन इसमें पॉइंट्स रहते हैं, जैसे शोल्डर पे, अपने जो कंधा है, शोल्डर ब्लेड है, नीचे की ओर पॉइंट बनता है जो बहुत कॉमन होता है। तो ये एक सर्वाइकल नहीं है। तो कोई भी नेक में अगर पेन है तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सर्वाइकल ही होगा। तो ये प्रॉपर हमें इसका ज़रूरत है कि हमें इसका अच्छे से MRI वगैरह करवाएं, या किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें कि एक्चुअल में है क्या दिक्कत, तो फिर ही इसका ट्रीटमेंट करें। अब अगर सर्वाइकल हो गया तो क्या करें, तो आपको ध्यान देना ज़रूरी है कि किस नर्व पर दबाव आया है, कौन सा ट्रीटमेंट लें। बिकॉज हमने देखा था अलग अलग नर्व पर दबाव आने से अलग अलग बॉडी पार्ट इफ़ेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले अपना पोस्चर सही करें, मतलब सुबह से शाम जो भी एक्टिविटी आप करते हैं ध्यान रखें कि आपका पोस्चर करेक्ट हो। जैसे सीटिंग का टाइम है आपका बहुत ज़्यादा, तो आप बैठे कैसे हैं, आपकी गर्दन कैसे है, आपकी आंखें कहाँ है, आपकी चेयर कैसी है। तो यहाँ पर ये बॉडी का मूवमेंट और पोस्चर अगर सही रखेंगे हम तो सर्वाइकल नहीं होगा, और हमारा जो नेक है उस पर भी ज़्यादा दबाव नहीं पड़ेगा। आपके सोने का तरीका सही होना चाहिए, आप पिलो कैसा यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं, और आपका जो मैट्रेस है, गद्दा जो है, वो भी कहीं ना कहीं कारण बनता है सर्वाइकल का, तो आप बहुत ज़्यादा अगर सॉफ्ट है तो उसे थोड़ा हार्ड करने की ज़रूरत रहती है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सीटिंग का, और ये दूसरा बताया कि सोने का। अब अगला पॉइंट है कि आपकी नींद, अगर 7 से 8 घंटे अगर आपकी नींद पूरी हो जाती है, अगर इतना आप सो पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर कम है, इससे कम होने से क्या है कि आपका एक तो सिर में पेन रहेगा, जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान नहीं लगेगा, आपकी पूरी बॉडी साथ नहीं दे पाती आपको काम करने के लिए। और अगला कारण है स्ट्रेस का, जैसे मैंने बताया कि आप खुद को अकेला न रहने दें, फ्रेंड्स के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, लोगों से बातचीत करते रहें। इससे पहले मैंने बताया कि ये स्ट्रेस कैसे काम करता है, तो सर्वाइकल को कहीं ना कहीं बढ़ावा देता है, तो आप इससे भी बचें। तो मैंने ये कुछ कारण बताए कॉमन से आपको पोस्चर एंड मूवमेंट में, कि आप सबसे पहले सीटिंग का ध्यान रखेंगे कि आपका बैठने का कैसे है आपका, फिर उसके बाद सोने का, नींद का, और ये सारी अगर समस्याओं का आप अगर हल निकाल लेते हैं तो सर्वाइकल आपको होगा ही नहीं।
अब अगला पार्ट आता है एक्सरसाइज का। दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैंने कोशिश बहुत की कि इस वीडियो को छोटा से छोटा करके आपको डिटेल्ड जो इन्फॉर्मेशन है सर्वाइकल के बारे में दूं, पर ये थोड़ा लंबा हो गया है। तो एक्सरसाइज के लिए पार्ट 2 है, वो देखना ना भूले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर शेयर करना। अगर आपके नॉन में कोई संबंधी जो सर्वाइकल से परेशान है तो उनको ये वीडियो के लिंक ज़रूर देना ताकि किसी का फ़ायदा हो सके। और अगर आपके कोई भी प्रश्न है या कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।